जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स के लेसन 5 के पार्ट 2 की। आज अपन बात करने वाले हैं। कल अपन ने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो पार्ट 1 था। आज अपन पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। कल अपन ने कुछ कंसेप्ट देखे थे चैप्टर नंबर 5 के। आज उन कंसेप्ट को और अपन आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए आइए चलते हैं। तो आज का पहला टॉपिक रहने वाला है अपना छड़ चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। छड़ चुंबक मीन्स कल अपन ने देखा था एक चुंबक होती है आयताकार चुंबक जिसमें एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? छड़ चुंबक बोलते हैं। अब ये जो छड़ चुंबक होती है, ये जो धारावाही परिनालिका आपको दिख रही है, ये कैसे छड़ चुंबक की तरह बिहेव करती है, इसको अपने को यहाँ समझना है और डिटेल से अपने को चर्चा करनी है। तो देखते हैं कैसे ये छड़ चुंबक जो है वो परिनालिका की तरह व्यवहार कर रही है। तो एज्यूम करना पड़ेगा कुछ अपने को। माना एक धारावाही परिनालिका है, आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा धारावाही परिनालिका है जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल ए है। यहाँ से यहाँ तक देखिए आप, स्मॉल ए त्रिज्या आपको दिखेगी। स्मॉल ए त्रिज्या है। कितनी त्रिज्या मानी? स्मॉल ए। तथा इसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें माना कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? इसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? स्मॉल एन है। प्रति एकांक लंबाई का मतलब क्या हुआ है? अगर इसकी लंबाई एल है तो कुल फेरे अगर कैपिटल एन है तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? कैपिटल एन बटा स्मॉल एन। इसे अपन बोलते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एन को किससे लिखते हैं? कैपिटल एन डिवाइड बाय एल से लिखते हैं। इसके केंद्र ओ से देखो ध्यान से, यहाँ केंद्र ओ दिखेगा आपको। केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक देखो स्मॉल आर दूरी दिख रही है आपको। केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी तक कौन स्थित है? बिंदु पी स्थित है, जिस पर अपने को क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र में सब कुछ दे रखा है आपको। यहाँ पे एक परिनालिका दे रखी है जिसकी त्रिज्या कितनी बताई गई है? ए त्रिज्या बताई गई है। केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर जाना है, बिंदु पी मिलेगा आपको। और इसी बिंदु पी पर अपने को क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं समझते हैं, चलो। इसके लिए ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर, ओ से कितनी दूरी पर? स्मॉल एक्स दूरी पर। तो आपको यहाँ पे देखिए ओ दिख रहा होगा। इस ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर, ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर, यहां से लेके यहां तक dx चौड़ाई का वृत्ताकार अल्पांश का चयन कर लेते हैं। dx चौड़ाई, यहां से देखो आप एक वृत्ताकार अल्पांश दिख रहा होगा। ये जो वृत्ताकार अल्पांश है इसकी चौड़ाई कितनी मानी अपन ने? इसकी चौड़ाई अपन ने मानी है dx चौड़ाई। कितनी चौड़ाई मानी है? dx। यहां से लेके यहां तक की चौड़ाई देखें अगर, ये पूरा अगर मैं सही बनाता हूं तो इसकी चौड़ाई अपने को दिखेगी। ये चौड़ाई कितनी है? dx चौड़ाई। ठीक है सर। का वृत्ताकार अल्पांश ले लिया, कहां से? केंद्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। हम जानते हैं किसी वृत्ताकार लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चौथे लेसन के अंदर, कौन से लेसन की बात कर रहा हूं मैं? चौथे लेसन की बात कर रहा हूं, जिसमें एक वृत्ताकार अक्ष होता था, वृत्ताकार कुंडली होती थी। उसकी आपको अक्ष पर, अक्ष मतलब एक्स दूरी पर देखते थे, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर होती थी और ये होता था स्मॉल आर। अक्ष पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती थी। फोर्थ लेसन की बात करते हैं। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती थी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये भी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती थी, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर। ए की जगह यहाँ पे क्या है? त्रिज्या कैपिटल आर यूज करने पर, तो ए की जगह क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा ये फॉर्मूला अपने को याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला किसका है? वृत्ताकार कोई छल्ला होता है जिसमें अगर करंट फ्लो करवाते हैं अपन, आई करंट, तो यहाँ पे x दूरी पर, अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है? तो x दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो इतना चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे, से अपन मैच करोगे तो ऐसा लग रहा है वृत्ताकार छल्ला है। ये वृत्ताकार छल्ला है और इस वृत्ताकार छल्ले से अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो ये फॉर्मूला बैठेगा। लेकिन इस वृत्ताकार छल्ले की अगर बात करें तो त्रिज्या कितनी मान रखी है अपन ने? ए। तो इस आर की जगह अपने क्या लिख देंगे? अपन ए लिख देंगे। देखो इस आर की जगह क्या लिख दिया मैंने? ए लिख दिया है। ठीक है, बाकी सेम टू सेम डिवाइड बाय 2 की जगह आर की जगह क्या आ गया? ए आ गया। अब एक्स जो यहां से यहां तक अपन ने दूरी मानी थी, अक्ष वाली दूरी, उसको अपन एक्स अक्ष कहा था फोर्थ वाले लेसन में।
लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूरी कितनी है, आर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, आर लिख देंगे। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें इस फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला किस तरह से डिजाइन हो गया अपने लिए, ये फॉर्मूला इस तरह से डिजाइन हो गया कि बी बराबर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहां ए क्या मानी अपन ने, त्रिज्या मानी है, ए को क्या माना अपन ने, त्रिज्या, और स्मॉल आर क्या दिख रहा है, स्मॉल आर आपको दिख रही है दूरी, केंद्र ओ से दूरी। इस धारावाही वृत्ताकार अल्पांश के कारण ये जो अपन ने चुंबकीय क्षेत्र निकाला वो इस अल्पांश का निकाला, लेकिन अपने को तो पूरे का निकालना है। तो जब अल्पांश है ना, छोटे भाग को जब बड़े भाग में कन्वर्ट करना होता है, छोटे भाग को बड़े भाग में कन्वर्ट करना होता है, तो बेटा अपन करते हैं समाकलन। क्या करते हैं, समाकलन। तो यहाँ अपन क्या करने वाले हैं, समाकलन करने वाले हैं, किसका, इस बी का। तो समाकलन करते हैं और अपन आंसर की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां तक क्लियर हो चुका होगा आपका। इसका अपने को क्या करना है, समाकलन। तो विद्युत क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टोटल निकालनी है पी पर, ये तो छोटे वाले भाग का, अपने को पूरी परिनाली का निकालना है। तो समाकलन कर लिया हमने बी का, डी भी लिख दिया मैंने, म्यू नॉट आई कैपिटल एन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे मैंने, ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर, ये बाकी सब एज इट इज। कैसे सर, देखते हैं। अभी अपन ने जस्ट देखा है कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी थी सर, वो थी n बटा एल, लेकिन अपन ने यहाँ पे क्या यूज किया है, dx मोटाई यूज की है। तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने लिए, कैपिटल एन की वैल्यू बन जाएगी एन dx। तो जहां जहां कैपिटल एन था, देखो यहाँ के पे कैपिटल एन था, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है, उसकी जगह मैंने लिख दिया है एन dx, बाकी सब एज इट इज। म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट है, आई की जगह आई है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, डिवाइड बाई 2। वहां दूरी ए स्क्वायर थी, सॉरी, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, ए स्क्वायर। वहां दूरी क्या थी, आर स्क्वायर, लेकिन आर की जगह इस बार आर नहीं है, आर में से कितना घट रहा है, एक्स घट रहा है। देखते हैं चित्र के अंदर दूरी कितनी है। तो ये वाली दूरी तो काउंट करनी है, आर में से कितना घटाऊंगा, एक्स घटाऊंगा, क्योंकि कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर काम कर रहा है। तो आर में से कितना घटा दिया मैंने, एक्स, बाकी सब एज इट इज चल रहा है। अब यहां अगर ध्यान से देखोगे तो आर बड़ा है किससे, एक्स से, एक्स की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, आर बड़ा होता है। तो आर स्क्वायर को क्या बोलेंगे, नगण्य नहीं बोलेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या बोल देंगे, नगण्य। तो ये क्या हो गया आपका, नगण्य हो गया। नगण्य मतलब इसको क्या मान लेंगे अपन, जीरो मान लेंगे। तो जैसे इसको जीरो माना तो यहाँ बचेगा क्या, आर स्क्वायर बचेगा प्लस ए का स्क्वायर, पावर कितनी चल रही है, 3/2 चल रही है। अब आर ए की तुलना में वापस देखेंगे तो आर जो होता है वो बड़ा होता है और ए क्या है, त्रिज्या वो छोटी है। तो आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को क्या मानेंगे अपन, नगण्य। तो ये वापस क्या हो जाएगा, नगण्य, मतलब इसको क्या मानने वाले हैं अपन, जीरो मानने वाले हैं। जैसे मैं इसको जीरो लिखता हूं तो मेरी कैलकुलेशन कैसे आगे बढ़ेगी, जैसे मैंने इसको जीरो लिखा है तो देखो आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आने वाला है, ये तो जीरो हो चुका था पहले, ये भी जीरो हो चुका है। अब बचा क्या, आर का स्क्वायर की पावर 3/2 तो बचा, आर के स्क्वायर की पावर कितनी बची, 3/2, जिसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, R3 बचेगा। अब समीकरण एक में वैल्यू पुट कर दो, क्या क्या बचा सर, म्यू नॉट बचा। समीकरण एक क्या था, समीकरण एक में यहां लिख देता हूं, समीकरण कुछ ऐसा था, देखो, म्यू नॉट एन dx आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी थी, 3/2 थी। जिसमें अपन ने किस किस को नेग्लेक्ट माना है, अपन ने सबको नेग्लेक्ट किया है। किस किस को नेग्लेक्ट किया है, अपन ने इस x को नेग्लेक्ट किया है, अपन ने इस a को नेग्लेक्ट किया है। तो r की पावर 3/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये क्यूब बन गया था। तो ओवरऑल आंसर क्या बचेगा, r का क्यूब बचेगा। ये अपने पास में आंसर मिला। अब अपने को db संपूर्ण का करना है, तो संपूर्ण परिनालिका के कारण बिंदु p पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो संपूर्ण परिनालिका का कारण बिंदु p पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे आएगा, समाकलन कर दिया अपन ने। क्या किया, समाकलन। तो db का ये समाकलन, लिमिट क्या चल रही थी, चित्र को अगर ध्यान से देखो तो चित्र के अंदर परिनालिका के अंदर सेंटर पार्ट था आपका, ये सेंटर पॉइंट ओ। टोटल ये लंबाई कितनी थी, एल थी, प्लस का एल। ये लंबाई कितनी थी, लेफ्ट हैंड साइड इसलिए माइनस का एल। तो लिमिट क्या लगेगी, माइनस एल से लेके प्लस एल। लिमिट क्या लगाएंगे अपन, माइनस एल से लेके प्लस एल तक की अपन लिमिट लगा देंगे। तो देखो ध्यान से, लिमिट कितनी लग रही है, माइनस एल से लेके प्लस एल तक, बाकी सारा डेटा एज इट इज वो का। इसका अपन क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। इसका अपन समाकलन करेंगे
तो अपने को वैल्यू मिलेगी, ये एज इट इज कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले ली, म्यू नॉट एन आई और ए स्क्वायर, अंदर केवल बचेगा dx, क्योंकि dx ही परिवर्तनशील है, जो बदल रहा है उसी का अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो ये एज इट इज वैल्यू आएगी वापस, dx का समाकलन कितना होता है, x होता है, लिमिट लगा दो -l से +l तक। तो ये एज इट इज वापस वो का वही चल रहा है, ये का ही चल रहा है। लिमिट लगाई, लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले उच्च सीमा आएगी, फिर क्या आएगी, निम्न सीमा, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में ऑलरेडी क्या है, माइनस आ रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो एल और एल कितना बन जाएगा, 2l। तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, या एक बार 2 से 2 अगर नहीं काटे तो देखो क्या आंसर आएगा। ये जो था n और ये जो था 2l, अभी थोड़ी देर पहले देखा, स्मॉल एन बराबर क्या था, कैपिटल एन बटा लंबाई, लंबाई इस बार कितनी है, 2l है, तो स्मॉल एन इंटू 2l को आप क्या लिख सकते हो सर, कैपिटल एन लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, स्मॉल एन और इस 2l को अपन ने क्या लिख दिया है, कैपिटल एन लिख दिया। म्यू नोट की जगह म्यू नोट है, आई की जगह आई है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है, बाकी सब की जगह एज इट इज वैल्यू चल रही है। खाली बस एन और 2l को क्या लिख दिया है अपन ने, एन और 2l को कैपिटल एन लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, उसका रीजन ये रहा। आगे चलते हैं, परिनालिका में कुल फेरों की संख्या बता रखा है, जस्ट अभी ऊपर बताया हमने आपको। तो बी कितना आ गया टोटल, बी आ गया अपने पास में, म्यू नोट की जगह म्यू नोट है, एन की जगह एन है, आई की जगह आई है। मैंने क्या किया यहाँ से, यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई कराया है और पाई से क्या कराया है, डिवाइड कराया है। पाई से गुणा कराया है, वह पाई से क्या कराया है, भाग कराया है। पाई से गुणा और पाई से भाग कराया। सर ऐसा क्यों कराया, ताकि क्षेत्रफल बन जाए, पाई ए स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल बन गया, म्यू नोट की जगह म्यू नोट, एन की जगह एन, आई की जगह डिवाइड बाय 2 पाई आर क्यूब। इसको अपन क्या बोलते हैं, तो कांस्टेंट होता है कूलाम के नियम का, एन आई है, एन आई को क्या बोलते हैं, कल पढ़ाया था आपको, एन आई क्या था, एम था, डिवाइड में 2 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 4 पाई, ये बन जाएगा 2m बटा आर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर रहता है किसका, परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का। और अपन ने कल देखा था परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही आती है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, ये किसका आया, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। कल अपन ने क्या पढ़ा था, परिनालिका नहीं पढ़ी थी, कल अपन ने दंड चुंबक पढ़ा था। तो दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कितना आता था सर, सेम आता था, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2m बटा आर क्यूब। तो आप ध्यान से देखो, छड़ चुंबक का लिखा हुआ ये रहा, ये आपने किसका निकाला, परिनालिका का। दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैं कह सकता हूं जो छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है वो का वही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है। दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। लाइन भी लिखी हुई है, देखो ध्यान से, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि परिनालिका का छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करना निश्चित हो चुका है। क्योंकि समीकरण नंबर, क्योंकि समीकरण नंबर आप भी देखो ध्यान से, समीकरण नंबर ये कोण है 2 है, ये कोण है 3 है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है सर, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो परिनालिका का आंसर और छड़ चुंबक वाला आंसर दोनों का आंसर सेम है। तो कह सकते हैं परिनालिका किसकी भांति काम करती है, परिनालिका छड़ चुंबक की भांति काम करती है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और समानता और उनको अपन समझते हैं। तो यदि किसी परिनालिका को छड़ चुंबक की भांति स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ये सदैव किस दिशा में ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में क्या हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी। वैसे ही व्यवस्थित हो जाएगी जैसे कौन, छड़ चुंबक व्यवस्थित होता है। परिनालिका में छड़ चुंबक की भांति एक सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं कैसे निकलेगी बाहर, दूसरे सिरे में कैसे करेगी प्रवेश। वे जैसे छड़ चुंबक में होता है एक सिरे से बल रेखाएं निकलती है एक सिरे पर आती है, उसी प्रकार परिनालिका में भी ऐसा होता है। दो परिनालिकाओं के समान सिरों में प्रतिकर्षण होगा और असमान सिरों में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये तीनों रिजल्ट बता रहे हैं अपने को कि छड़ चुंबक और परिनालिका में क्या है, समानता है। छड़ चुंबक और परिनालिका दोनों का चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा है। आगे चलते हैं अपन, अब बात आती है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। सेम टू सेम जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट लेसन में भी है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जगह वहां पे क्या आता है,
वहां पे विद्युत द्विध्रुव गुण आता है, सेम टू सेम। चुंबकीय द्विध्रुव की जगह विद्युत द्विध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र की जगह विद्युत क्षेत्र, बस बाकी सब टू सेम क्या रहेगा, कंसेप्ट एक जैसा रहेगा। आइए इसको समझते हैं क्या है। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, आपको देखो ध्यान से, ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी दिख रहा है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि ये जो बल रेखाएं हैं वो समान दूरी पर है। ठीक है। कोई चुंबकीय द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है। एक द्विध्रुव दिख रहा आपको, ये सिरा हो गया आपका एस, ये सिरा हो गया आपका एन, इसे अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। और आपको पता है द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। कितने कोण पे रखा गया इसको, थीटा कोण पे रखा गया। चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुवों के मध्य की दूरी कितनी होती है, 2l होती है, जो ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। अब होता क्या है बेटा, इस वाले सिरे पर बल लगेगा इस तरफ, इस वाले सिरे पर बल लगेगा इस तरफ, और जो बल लगेगा उस बल की वजह से क्या होगा, देखना ध्यान से। उत्तरी ध्रुव पे कितना बल लगेगा, F1 बराबर, बल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्रुव प्रबलता इनटू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्रुव प्रबलता QM, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। दक्षिणी ध्रुव पर बल कितना लगेगा, QM इंटू बी, सेम। जितना बल यहाँ लग रहा है उतना ही बल यहाँ लगेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि कुल बल बताओ, तो कुल बल कैसे बताओगे बेटा, चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल F बराबर क्या आ जाएगा, दोनों की दिशा विपरीत है, तो कुल बल कितना हो गया, 0। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब आप विद्युत द्विध्रुव को रखते हो, चुंबकीय द्विध्रुव को रखते हो, तो कुल बल कितना होता है, 0 होता है। अब कुल बल 0 का मतलब क्या हुआ, कुल बल 0 का मतलब ये हुआ, कुल बल 0 का मतलब ये हुआ कि यहां पर स्थानांतरित गति नहीं होगी। समझते हैं कैसे नहीं होगी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल परिमाण में समान है और दिशा में कैसा है, विपरीत होने के कारण। परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत होने के कारण द्विध्रुव पर कुल बल क्या हो जाता है, शून्य होता है। लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ एक बल युग्म का निर्माण होता है। कैसे सर, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था, S था, यहाँ पे क्या था, N था। इधर एक बल लग रहा था, नाम क्या रखा था अपन ने, F1। इधर एक बल लग रहा था, नाम क्या रखा अपन ने, F2। तो इनकी अगर मैं क्रिया रेखा देखूं, देखो ध्यान से, ऐसे लग रहा है ये बल इधर से आके लग रहा है, ऐसे लग रहा है ये बल इधर से आके लग रहा है। देखो क्रिया रेखा इसकी और इसकी दोनों की क्रिया रेखा कैसे है, भिन्न भिन्न है। तो याद रखना है, चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल परिमाण में तो क्या है, समान है, परिमाण में तो क्या है, समान है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। देखो इसका परिमाण और इसका परिमाण समान है, लेकिन इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ है। दिशा में विपरीत होने के कारण द्विध्रुव पर कुल बल क्या हो जाता है, शून्य होता है। लेकिन क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण ये बल युग्म का निर्माण करते हैं। अब ये बल युग्म क्या होता है, तो बल युग्म को टॉ से लिखते हैं, टॉर्क बोलते हैं इसको, टॉर्क, TORQUE, टॉर्क बलागु। लगने वाला बल इंटू लंबवत दूरी, किसकी लंबवत दूरी, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है साहब। तो टो बराबर बल कितना लगा, तो अभी जस्ट अपन ने ऊपर की तरफ देखा था, बल कितना था, ध्यान से देखो आप, ये जो बल था, ये वाला बल वो कितना था, QMB तो था, इधर वाला बल भी कितना था, QMB था। दोनों में से कोई सा भी बल ले लो, तो कोई सा भी बल ले लेते हैं साहब दोनों में से। क्या है बल का फॉर्मूला, QMB। तो यहाँ बल की जगह क्या लिख रखा है, देखो QMB लिख रखा है, QMB इंटू लंबवत दूरी कितनी है, तो ये आपको n मान रखा है यहाँ पे, है ना, इसको क्या मान रखा है, n, इसको क्या मान रखा है, s। तो ये हो गया P। तो लंबवत दूरी क्या होगी आपकी, NP होगी। इसको क्या माना था आपने, थीटा माना था। तो QMB इंटू NP। अब NP का मान कैसे निकालो, NP कौन है, लंब है। आपको कर्ण पता है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 2l है। कर्ण और लंब का रिलेशन क्या होता है सर, साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है सर, 2l है। लंब कितना है सर, लंब तो NP है। तो NP कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लंब कितना है NP, कर्ण कितना है आपका NS। तो NP कितना आ जाएगा, NP कितना आ जाएगा आपका, NS साइन थीटा। ठीक है सर। अभी ध्यान से देखो, NP कितना आ गया, NS कितना है, 12 इंटू साइन थीटा।
इस एनपी को उठा के कहाँ रख दो, एनपी की जगह रख दो। जैसे ही जगह रखा मैंने तो क्यू एम की जगह क्यू एम भी चल रहा है, ये देखो सेम टू सेम। एनपी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 साइन थीटा। विकल्प पढ़ाया था आपको, क्यू एम इंटू 12, क्यू एम, देखो ध्यान से, क्यू एम इंटू 12 किस किस की बात कर रहा हूं मैं, क्यू एम इंटू 12 की बात कर रहा हूं, मतलब इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। इसको साथ में लिख दो, साथ में क्या चल रहा है बी, साथ में क्या चल रहा है साइन थीटा। अब आपको पता है क्यू एम इंटू 12 क्या होता है, कैपिटल एम होता है, क्या होता है, कैपिटल एम, साथ में क्या चल रहा है बी साइन थीटा। हो गया, सब आंसर आ गया। कितना बलागुण बनेगा, तो ये बलागुण बनेगा टो बराबर एम बी साइन थीटा। सर यही पहले चैप्टर में बलागुण कितना होगा, टो बराबर पीई साइन थीटा। सेम टू सेम है, मतलब ये दोनों डेरिवेशन एक दूसरे की फोटोकॉपी है। एक में अपन विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं जो फर्स्ट चैप्टर में आता है, एक में अपन चुंबकीय बलागुण की बात करते हैं जो कहाँ आता है आपका, ये आता है आपका फिफ्थ वाले लेसन। तो इसका आगे बढ़ते हैं, सदिश रूप भी देखते हैं क्या होता है। तो साइन थीटा को अगर अपन हटा देते हैं तो साइन थीटा हटते ही क्या आ जाता है, क्रॉस आ जाता है। तो बल आगुण कौन सी राशि होती है, बल आगुण एक सदिश राशि होती है। बल आगुण कौन सी राशि होती है, तो बल आगुण एक सदिश राशि होती है। आइए और आगे बढ़ते हैं हम, इसकी संतुलन अवस्था देखते हैं, है ना। थीटा कितना डिग्री है, मान लो 0 डिग्री है, तो टो का फॉर्मूला क्या हो गया, एम बी साइन जीरो। साइन जीरो का मान कितना होता है, 0। इसे बोलते हैं अपन स्थायी संतुलन अवस्था। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा बल आघूर्ण की स्थायी संतुलन अवस्था लिखो, तब आपको ध्यान रखना है थीटा का मान कितना रखना है, 0 डिग्री। स्थिति नंबर सेकंड, थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। साइन 90 का मान क्या होगा, अधिकतम। ये कहलाएगी आपकी शून्य स्थितिज ऊर्जा। शून्य ऊर्जा की स्थिति, शून्य ऊर्जा की स्थिति मतलब टो का मान क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। स्थिति नंबर थर्ड, थीटा कितना डिग्री, 180 डिग्री। साइन 180 का मान कितना, 0। अस्थायी संतुलन अवस्था, आपको ये दोनों अवस्था याद रखनी है, स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन की अवस्था में बलागुण का मान कितना, 0। स्थायी संतुलन की अवस्था में बल, अस्थायी संतुलन की अवस्था में बलागुण का मान 0, लेकिन एक बार थीटा 0 है, एक बार थीटा 180 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, आपको देखो वापस ये जो बल रेखाएं दिख रही है वो एक समान दिख रही है सारी की सारी। तो एक समान क्या हो गया आपका, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। में रखे चुंबकीय द्विध्रुव, देखो एक चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ था पहले यहाँ पे, एन और एस पे रखा हुआ था, को घुमाने में किया गया, कह रहे थोड़ी देर बाद इसको घुमा दिया है। कहाँ घुमा दिया है, थीटा 1 पे रखा हुआ था इसको, पहले मान लो यहाँ रखा हुआ था, है ना, यहाँ पे रखा हुआ था। इसको घुमा के अपन कहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है ना। तो इस घुमाने में अपने को काम कितना करना पड़ेगा, इसको घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा ये अपने को बताना है। तो आइए चेक करते हैं क्या है। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ है, देखो ध्यान से, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है, इसमें एक द्विध्रुव रख दिया आपने, जिसके थीटा कोण से थीटा कोण, थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। कहां से कहां तक, पहले अपन ने इसको यहां रखा था, अब इसको इधर घुमा दिया अपन ने। हम जानते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कितना काम करता है, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, टो बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। क्या होता है, एम बी साइन थीटा। समीकरण नंबर 1 समझ आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे किया गया कार्य निकालना है, तो कार्य का सूत्र क्या होता है साहब, सर कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अब यहाँ पे बल क्या है, सर बल यहाँ पे बलागुण है, विस्थापन क्या है, कोणीय विस्थापन है। यहां से यहां तक आपने विस्थापन किया तो विस्थापन कितना है, डी थीटा है। तो कार्य बराबर क्या हो गया, बल इंटू विस्थापन। ठीक है साहब। अब जैसे बल इंटू विस्थापन का मान रखा, देखो क्या आंसर आएगा अपने पास। अब चुंबकीय द्विध्रुव को कहां से कहां तक घुमाया आपने, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो डी डब्ल्यू का समाकलन कर लिया, इधर लिमिट लगा दी, थीटा 1 से घुमाना है थीटा 2 तक, टो डी थीटा। टो का मान क्या पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, सर टो का मान था आपके पास में एम बी साइन थीटा। तो टो की जगह मैंने क्या रख दिया है, एम बी साइन थीटा, साथ में क्या चल रहा है, डी थीटा। थीटा 1 से थीटा 2 तक, एम बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, साइन थीटा का क्या करना है अपने को, समाकलन। साइन थीटा का एम बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस थीटा। लिमिट क्या चल रही है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब जैसे मैंने लिमिट को रखा है तो इस माइनस को कहां ले लूंगा, मैं बाहर ले लूंगा। तो माइनस को कहां ले लिया, बाहर ले लिया, यहाँ माइनस बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, W बराबर माइनस का एम बी, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराया, ये कंडीशन बन गई। अब यहाँ पे भी स्थायी और अस्थायी संतुलन की स्थिति आती है। अगर थीटा वन कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, ध्यान से सुनना, थीटा वन कितना डिग्री है, 0 डिग्री, मतलब पहले कहाँ पे रखा था, 0 पे रखा था, कहाँ तक आपने घुमा दिया, 180 तक घुमा दिया, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, स्थायी संतुलन की अवस्था से अस्थायी संतुलन की अवस्था लेके आ गया आप। स्थायी संतुलन से कहाँ चले गए आप, अस्थायी संतुलन में। तो W का मान कितना आएगा, MB की जगह MB, कोस थीटा वन कितना है, कोस 0 1 आएगा, कोस 180 कितना होता है, -1, तो W कितना आ गया, 2 MB। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर कि स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन की अवस्था में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आपको क्या बोलना है, 2 MB के बराबर कार्य करना पड़ेगा। सेम स्थायी संतुलन की अवस्था से शून्य ऊर्जा की अवस्था में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो स्थायी में थीटा 0 डिग्री और थीटा 2 कितना हो गया, 90 डिग्री, तो इस बार कितना आएगा आपके पास में, MB आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, MB। तीसरा केस, तीसरा केस हो गया आपका, जब थीटा वन कितना डिग्री है, 90 डिग्री, मतलब शून्य ऊर्जा की स्थिति से, थीटा 2 कितना है, 180, मतलब अस्थायी संतुलन अवस्था। मतलब आपको ध्यान रखना है, थीटा 0 डिग्री है तो स्थायी है, थीटा 90 डिग्री है शून्य ऊर्जा है, थीटा कितना है, 180 डिग्री है तो क्या है, अस्थायी, इसे कहते हैं अस्थायी, इसे कहते हैं अस्थायी की जगह स्थायी आ जाएगा, ये शून्य ऊर्जा की स्थिति है। तो बेटा शून्य ऊर्जा की स्थिति में भी आंसर कितना आएगा, MB के बराबर आएगा। अब जो अपन ने कार्य किया है बेटा, वही कार्य किस में संचित हो जाएगा, ऊर्जा में संचित हो जाएगा। जो भी आपने कार्य किया है वो ऊर्जा में संचित हो जाएगा। अब कैसे संचित हो जाएगा उसको अपन समझते हैं। तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा से, शून्य ऊर्जा मतलब 90 डिग्री से, शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी कोण तक घुमा दो, किसी भी कोण तक घुमा दो, लेकिन स्टार्टिंग वाला कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, शून्य ऊर्जा की अवस्था होनी चाहिए। किया गया कार्य क्या कहलाता है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। थीटा 1 फिक्स हो गया 90 डिग्री, थीटा 2 पता नहीं कितना मान लो थीटा, तो यहाँ पे W का फॉर्मूला रख दो आप, थीटा 1 थीटा 2 के मान रख दो। जैसे आप मान रखोगे ओवरऑल आंसर क्या आएगा अपने पास में, ओवरऑल आंसर मिलेगा अपने को माइनस का MB कोस थीटा, कोस थीटा हटता है तो क्या आता है, डॉट आता है, तो U बराबर याद रखना है आपको, माइनस का M.B फॉर्मूला बनता है। अब इसमें भी स्थितियां बन जाएगी, थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो स्थायी संतुलन की अवस्था -MB, थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो U का मान कितना आ जाएगा, 0, थीटा कितना डिग्री, 180 डिग्री, तो U का मान वापस क्या आ जाएगा, प्लस का MB आ जाएगा। तो ये तीन अवस्था आपको याद रखनी है। कौन कौन सी अवस्था, U का मान पहले में क्या आ रहा है, माइनस का MB, U का मान दूसरे में क्या आ रहा है, 0, U का मान तीसरे में क्या आ रहा है, प्लस का MB। इस वाली अवस्था को क्या बोल रहे हैं, स्थायी संतुलन, इसको क्या बोल रहे हैं, शून्य ऊर्जा की अवस्था, इसको क्या बोल रहे हैं, अस्थायी संतुलन कह रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या है। जैसे अपन ने पहले चैप्टर में विद्युत के लिए गाउस का नियम पढ़ा था, वैसा का वैसा यहाँ पे चुंबक के लिए क्या पढ़ रहे हैं अपन, गाउस का नियम पढ़ रहे हैं। तो क्या है साहब गाउस का नियम चुंबक के लिए, समझते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कैसे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला सब जने जानते हैं, है ना, 6 लेसन में भी आता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखें किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो फाई बराबर याद रखना है बी डॉट ए, फाई बराबर क्या याद रखना है, बी डॉट ए, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ए मतलब क्षेत्रफल सदिश। अब सदिश रूप में देखें तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, एरो लग जाएगा। समाकलन मतलब बड़े रूप में देखो तो इसका क्या कर लो, समाकलन कर लो। तो नॉर्मल सा कंसेप्ट है, फाई बराबर बी डॉट है। फाई का मात्रक सबको पता है, वेबर होता है ना, यहाँ देखते जाना आप, वेबर होता है इसका मात्रक, मैक्सवेल होता है। एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, 10⁸ मैक्सवेल, याद रखना है। एक वेबर में कितने मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल। सीजीएस मात्रक क्या है इसका, मैक्सवेल है, ठीक है। ये वेबर जो है वो कौन सा मात्रक है, तो ऐसा ही मात्रक है फ्लक्स का। अब संबंधित गाउस के नियम कौन कौन से आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है अपनी, इस पे क्वेश्चन बनता है। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, शून्य होता है। कोई भी बंद पृष्ठ है, देखो इसे बोलते हैं बंद पृष्ठ, इसे अपन क्या बोलते हैं, बंद पृष्ठ। ये सिंबल जो है वो किसका है, बंद पृष्ठ का है। तो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, इसको कहते हैं फ्लक्स, फाई बराबर बी डॉट डी एस, वो सदैव कितना होता है, 0 होता है। किसी भी बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन क्या कहा
होता है हमेशा 0 होता है। बस इतना सा आपको याद रख लेना है। ठीक है साहब। एकल ध्रुव का तो अस्तित्व होता नहीं है, एकल ध्रुव का अस्तित्व होता नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपन। अब कुछ परिभाषाएं आ रही है ना, चुंबकन की तीव्रता। सबसे पहले अपन बात करेंगे चुंबकन की तीव्रता की। तो चुंबकन की तीव्रता को बेटा अपन आई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? आई से। ठीक है साहब। क्या होती, कुछ परिभाषाएं आपको यहाँ पे याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। देखते हैं क्या है वो। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें, मान लेते भाई यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं, इसका नाम एन रखते हैं और इसका नाम क्या रखते हैं एस। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में। मान लो यहाँ पे कोई आपने क्या रख दिया? पदार्थ रख दिया। क्या रख दिया आपने? यहाँ पे कोई पदार्थ, ये आपने पदार्थ रख दिया। कहाँ रख दिया है? इस चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र का नाम क्या है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है सर। पदार्थ के एकांक आयतन में, इस पदार्थ के एकांक आयतन में, एकांक शब्द आ गया मतलब आयतन का आएगा, नीचे आएगा। एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुवागुण, चुंबकीय द्विध्रुवागुण को इससे लिखते हैं एम से, चुंबकीय द्विध्रुवागुण को इससे लिखते हैं एम से, याद रखना है। एकांक आयतन में है ना, एक पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के मान को क्या कहते हैं? चुंबकन की तीव्रता। तीव्रता को किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। तो आई का एक फॉर्मूला बन गया आपके पास में, क्या बन गया? आई बराबर एम बटा वी। क्या बोलते हैं इसको? एम, और इसको बोलते हैं वी। तो आई का मात्रक क्या बन जाएगा? आई का मात्रक बन जाएगा एम का मात्रक, कल पढ़ाया था। एम का मात्रक क्या होता है? एम कौन है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसका मात्रक क्या होता है? एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर गया, क्या मात्रक आ गया? एम्पियर पर मीटर। तो आई की विमा क्या आएगी सर? आई की विमा, आई है ना, तीव्रता को आई से लिखते हैं। आई की विमा क्या आएगी? एम्पियर की विमा क्या होगी? ए1, और मीटर नीचे आ रहा, ऊपर आने पे क्या हो जाएगा? एल माइनस वन। क्या याद रखना है? पदार्थ जो आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा था उसके एकांक आयतन में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं? चुंबकन की तीव्रता कह रहे हैं। दूसरा इसी का एक पॉइंट आता है चुंबकन क्षेत्र। दूसरा इसी का एक पॉइंट है चुंबकन क्षेत्र, है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। वह बाह्य क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को उसके चुंबकन के लिए रखा जाता है, मतलब बाह्य क्षेत्र को ही बोल रहे हैं। बाह्य क्षेत्र कौन सा? यहाँ पे एन बताया था, यहाँ पे क्या बताया? एस। यहाँ पे जो पदार्थ आप चुंबक बनने के लिए लिख रहे हो, तो ये जो बाह्य क्षेत्र है जो दूसरे को क्या बना रहा है? चुंबक बना रहा है। देखो इसी बाह्य क्षेत्र की वजह से तो पदार्थ क्या बनेगा? चुंबक बनेगा। तो इसी बाह्य क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे? चुंबकन क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकन क्षेत्र की क्या होती है? समानुपाती। तो बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एच यहाँ पे क्या हो गया? चुंबकन क्षेत्र। समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा? म्यू नॉट। तो यहाँ पे एच को क्या कहते हैं अपन? चुंबकन क्षेत्र। क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र। एच बराबर आ गया आपका बी बटा म्यू नॉट। मात्रक क्या आएगा? तो याद रखना है एम्पियर पर मीटर ही है। एक और चीज, आई का मात्रक और एच का मात्रक, दोनों का मात्रक क्या है? सेम है। किस किस का? आई का और एच का। आई का कौन है? आई कौन है यहाँ पे सर? आई है चुंबकन की तीव्रता। आई कौन है? चुंबकन की तीव्रता। आई को अपन क्या बोलते हैं? चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। एच को क्या कहते हैं सर? चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। एच को क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। दोनों का मात्रक क्या है? सेम है। क्या मात्रक है? एम्पियर पर मीटर है। दोनों की विमा भी क्या है? सेम। ठीक है साहब। अब नेक्स्ट आता है चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसे अपन चुंबकीय सुग्राहिता भी कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति है ना, चुंबकीय सुग्राहिता, इसको अपन काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो काई ऐसे बनता है, एक्स को ऐसे खींचना है थोड़ा सा, काई एम। चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण करता है, मतलब कितना जल्दी चुंबक बनता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकन की तीव्रता का मान चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होता है। तीव्रता को किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। तीव्रता को किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। चुंबकन क्षेत्र को किससे लिखते हैं? एच से। तो आई और एच में संबंध आ गया कि आई और एच एक दूसरे के समानुपाती। अभी समानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या आया? काई। काई को अपन क्या बोल रहे हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति। तो काई एम बराबर क्या बन गया? आई डिवाइडेड बाय एच। साधारण परिभाषा बनाए तो आई को क्या कहते हैं? चुंबकन की तीव्रता। आई को अपन क्या कहते हैं? चुंबकन की तीव्रता बटा एच को क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र। एच को क्या कहते हैं?
चुंबकन क्षेत्र, दोनों का क्या कर लो, अनुपात कर लो। दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, काई कहलाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता। ठीक है साहब, परिभाषा बनाओ तो कैसे बनेगी छोटी, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। काई एम मात्रकहीन राशि और विमाहीन राशि, क्यों, क्योंकि आई का जो मात्रक था वो कितना था, एम्पियर पर मीटर। अभी एच का मात्रक भी सीखा है, वो भी कितना था, एम्पियर पर मीटर। दोनों को क्या कर रहे हैं अपन, अनुपात कर रहे हैं। जैसे ही दोनों को अपन अनुपात करेंगे, जैसे ही दोनों को क्या करेंगे अपन अनुपात, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मात्रकहीन राशि आएगी और विमाहीन राशि आएगी, मात्रकहीन और विमाहीन राशि आएगी। फिर अपन बात करें आगे की तरफ, तो आगे की तरफ देखो क्या आंसर आएगा, कायम का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। याद पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान किस पर निर्भर करता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब आती है चुंबकीय पारगम्यता, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, चुंबकीय पारगम्यता, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। किसी माध्यम में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता, कोई भी माध्यम हो गया, ये लो माध्यम बना लेते हैं। इस माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर रही है, इस माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर रही है, ये जो गुजरने की जो संख्या है, क्षमता है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय पारगम्यता। आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता किसे कहते हैं, म्यू आर को बोलते हैं। म्यू को क्या बोलते हैं, चुंबकीय पारगम्यता। आपेक्षिक चुंबकशीलता और पारगम्यता खाली तो किसे बोलते हैं, म्यू आर को। तो माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात, ये है माध्यम की चुंबकशीलता, ये है निर्वात की चुंबकशीलता। इसको अपन क्या बोलते हैं, माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता डिवाइडेड बाय क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात। ठीक है, अभी जो म्यूआर होता है वो मात्रकहीन होता है और विमाहीन होता है। न तो इसका कोई मात्रक होता है और न ही इसकी कोई विमा होती है। म्यूआर का जो मान होता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी देखा था, काई एम मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति, इसका मान भी किस पर डिपेंड कर रहा था, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा था। तो याद रखना आपको, म्यूआर का मान और काई एम का मान, दोनों का मान किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अभी दोनों में संबंध, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। इन दोनों में संबंध क्या है, किस किस में संबंध, काई एम, है ना, इसको बोलते हैं अपन काई एम और म्यू आर। अभी सर काई एम कौन है, काई एम है चुंबकीय प्रवृत्ति। काई एम को क्या बोलते हैं अपन, चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं काई एम को, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो सर म्यू आर कौन है, निर्वात की चुंबकशीलता, सॉरी माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबक। इन दोनों में क्या देखना है अपने को, संबंध देखना है ना, क्या रिलेशन होता है दोनों। चलते समझते हैं। किसी परिनालिका में माध्यम रखकर, देखो एक परिनालिका है आपके सामने, ये जो ये दिख रही है ना, ये शेप, ये परिनालिका है, इसको कहते हैं परिनालिका। बेलनाकार जो शेप आपको दिख रही है, ये जो बेलनाकार शेप है, इसको क्या कहते हैं अपन, परिनालिका। परिनालिका में माध्यम रखकर एक छोटा सा देखो लोहे का टुकड़ा रखा हुआ अपन, ये जो है वो लोहे का टुकड़ा है। परिनालिका में माध्यम रखकर उसमें कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करनी है, परिनालिका के अंदर क्या रखा, ये माध्यम रखा, माध्यम रखकर इसमें अपने को क्या ज्ञात करनी है, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो परिनालिका में रखे माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी टोटल, एक तो होगी बी नोट। बी नोट क्या है, बी नोट है आपकी निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा है बी वन, बी वन कौन है, चुंबकन क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दो तरह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक तो किसका, इसका खुद का जो पदार्थ चुंबक बनेगा, एक किसका, परिनालिका का। तो जो परिनालिका वाला है उसको क्या लिखा अपन ने, परिनालिका वाले को लिखा अपन ने बी नोट, और जो ये पदार्थ बना रहा है खुद, उसको अपन बोलेंगे बी वन। ठीक है सर, तो यहाँ पे दो चुंबकीय क्षेत्र आपके पास है, एक तो किसका, परिनालिका का, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, बी नोट। एक किसका, जो पदार्थ आपने रखा है वो भी थोड़ी देर बाद चुंबक बनेगा, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वन है आपके पास। ठीक है सर, तो हम जानते हैं
निर्वात की चुंबक क्षेत्र की तीव्रता बी नोट बराबर क्या होता है, म्यू नोट एच होता है। ये भी जस्ट अपन ने पढ़ा था, बी बराबर म्यू नोट एच। अब चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान चुंबकन की तीव्रता क्या होती है, समानुपाती। मतलब बी एम बराबर अभी जस्ट पढ़ाया था, इसको आई बोलते हैं, चुंबकन की तीव्रता। तो बी वन बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई। बी वन बराबर क्या हो गया आपका, म्यू नोट आई। अभी टोटल बी कितना हो गया सर, टोटल बी हो गया एक तो बी नोट और एक हो गया आपका बी वन। बी नोट क्या होता है, बी म्यू नोट एच होता है। बी वन क्या होता है, म्यू नोट आई होता है। इसको म्यू नोट आई बोलते हैं, ठीक है, एम नहीं बोलते हैं, आई बोलते हैं इसको। तो सर बी बराबर टोटल क्या बन गया, तो बी बराबर यहीं पे अगर अपन कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं तो देखो क्या आंसर आता है अपना, बी बराबर म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट आई। अभी बी बराबर म्यू नोट देखो कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, म्यू नोट को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एच प्लस आई। अगर मैं चाहूं तो एच को भी कॉमन ले सकता हूं। जैसे मैंने एच को कॉमन लिया तो यहाँ जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं। देखो एच को कॉमन लिया तो एच का भाग दे दो, आई बटा एच। तो जैसे ही मैंने ये देखो आंसर निकालूंगा तो क्या आंसर आएगा, बी बराबर म्यू नोट एच आएगा, साथ में वन प्लस आई बटा एच। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो क्या होता है, काइएम चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, अभी बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, म्यू एच लिख सकते हो, बराबर बन जाएगा आपका म्यू नोट एच। ये बनेगा वन प्लस काइएम। देखो ध्यान से, एच से एच क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, ये बचा म्यू बटा म्यू नोट, इस म्यू नोट को नीचे भेज दिया, वन प्लस क्या बच जाएगा काइएम। म्यू बटा म्यू नोट क्या होता है, म्यू आर होता है, ये क्या बचा वन प्लस काइएम। तो ओवरऑल अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आंसर आया, म्यू आर वन प्लस काइएम। किस किस में संबंध है, इसको कौन बोलते हैं, चुंबकीय तीव्र चुंबकीय पारगम्यता, इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। इसी में अपने को क्या करना था, संबंध स्थापित करना था, जो अपन ने कर लिया। फिर देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। ये तो भी जो अपन ने संबंध स्थापित किया उसी को अपन ने यहाँ समझा रखा है। अब चुंबकत्व के आधार पर, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका, चुंबकत्व के आधार पे अपन पदार्थों का क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। किसके आधार पर, चुंबकत्व के आधार पर, आकर्षण की क्षमता के आधार पर। तीन प्रकार से पदार्थों का वर्गीकरण। किसने वर्गीकरण किया था, तो ये फेराडे ने, माइकल फेराडे ने वर्गीकरण किया था। पहला पदार्थ कहलाता आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा पदार्थ कहलाता आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा पदार्थ कहलाता आपका लोह चुंबकीय पदार्थ। एक एक को अपन डिटेल से पढ़ते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझा रखा आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, है ना। कौन से पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, कैसा चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। मतलब जहां पे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उधर से किधर जाएंगे, जहां पे कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। या वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित, क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दो परिभाषाएं यहाँ पे बता रखी है। प्रतिचुंबकत्व का कारण क्या है, तो कारण एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, परमाणु या अणुओं में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाया जाना। मतलब जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन पाया जाना, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाना। युग्मित जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे कौन सा गुण पाया जाता है, प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। एग्जाम्पल कॉपर हो गया, बिस्मिथ हो गया, जिंक हो गया, कोई भी यहाँ पे तीन एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, मरकरी, पानी, H2N2 आदि। अब प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या कैसे करते हैं, अभी अपन ने क्या देखा था, कारण देखा था, अब अपन देख रहे हैं व्याख्या कैसे करें। तो प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में पाए जाने वाले युग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था, युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे गति कर रहे हैं, देखो एक दूसरे के विपरीत। ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये कैसे होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, चक्रण करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण परिमाण में क्या होता है, समान, व दिशा में क्या होता है, विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त। कब, जब चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं था तब।
अब अपन क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित करेंगे। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, उपस्थित नहीं होता है, तब आघूर्ण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ बढ़ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का पथ, दो इलेक्ट्रॉन थे ना आपके पास में ऐसे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। देखो एक क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, इस दिशा में घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज एक इस दिशा में घूम रहा है। तो दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन का पथ बढ़ जाता है, वह दूसरे इलेक्ट्रॉन का पथ क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके जिससे इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते हैं। पहले क्या हो रहा था, एक दूसरे को निरस्त कर रहे थे, कब, जब चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं था। अब आपने क्या किया है, चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, चुंबकीय क्षेत्र लगाने से एक इलेक्ट्रॉन का पथ क्या हो गया, बढ़ गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन का पथ क्या हो गया, घट गया, जिसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को नष्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे प्रति चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, विपरीत दिशा में। दिख रहा होगा यहाँ पे नाभिक होता है एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, एक का पथ जो है वो घट रहा है और एक का पथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं, गुण पे भी क्वेश्चन आता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, पहला कंसेप्ट प्रतिकर्षित होते हैं। दूसरा गुण, ये पदार्थ उच्च चुंबकीय क्षेत्र से किधर जाते हैं, निम्न चुंबकीय क्षेत्र की तरफ विस्थापित होते हैं। देखो जब एन और एस के बीच में दूरी कम थी, तो यहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो ये ज्यादा से किधर जा रहे, कम की तरफ विस्थापित हो रहे हैं। जब इनके बीच की दूरी बढ़ाई, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया, कम चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ज्यादा है, तो हमेशा किधर जा रहे, देखो ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। ठीक है साहब, बढ़ते हैं आगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पारगमित नहीं होती। मान लो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो अगर यहाँ पे बल रेखाओं में खींचूंगा, तो बल रेखाएं मतलब चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को पार नहीं करेगी, इसको ऐसे दूर होके क्या होगा, निकाल लेगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने नहीं देते हैं। तीसरा चौथा गुणधर्म, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होती है, शून्य होती है। याद रखना है, म्यू आर का मान कितना होता है, 0 होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ का। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, काई का मान कितना होता है, -1 होता है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। अति चालक पदार्थ पूर्णतः चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। याद रखना है, कौन से पदार्थ, अति चालक पदार्थ पूर्णतः क्या प्रदर्शित करते हैं, चुंबकत्व। अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए काई एम का मान कितना होता है, -1, और म्यू आर का मान कितना होता है, 0। अब बात आती है आपकी अति चालक किसे कहते हैं, सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है, या जिनकी चालकता कितनी होती है, अनंत हो, अति चालक पदार्थ कहलाते हैं। धातुएं अति न्यून ताप पर अति चालक की भांति व्यवहार करती है। कितने ताप पर, न्यून ताप पर। अब सेकंड नंबर के पदार्थ की बात करते हैं अपन। सेकंड नंबर का पदार्थ कौन सा है सर, सेकंड नंबर का पदार्थ है अपना प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ। कैसा पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाएंगे, ज्यादा चुंबकित नहीं होंगे, थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों के इस गुण को क्या कहते हैं अपन, अनुचुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, अनुचुंबकत्व कहते हैं। अनुचुंबकत्व का कारण क्या था, पहले प्रतिचुंबकत्व का कारण देखा था, अब अनुचुंबकत्व का कारण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के पाए जाना, उसमें क्या बताया था, युग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कोई भी 3 आपको याद रखने हैं। अब अनुचुंबकत्व की व्याख्या क्या है ना, अनुचुंबकत्व की व्याख्या, अनुचुंबकीय पदार्थों में पाए जाने वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित दिशा में क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिन्हें परमाणुवीय चुंबक कहते हैं। मतलब पहले से चुंबक है अंदर, उस चुंबक को अपन क्या बोल रहे हैं, परमाणुवीय चुंबक। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये परमाणुवीय चुंबक अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। मतलब जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, देखो B = 0 है, यहाँ पे अपन बताते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति है,
तो कैसे रहेंगे ये सारे परमाणु चुंबक? देखो अव्यवस्थित है सारे के सारे, सबकी दिशा देखो अलग अलग है, जिसके कारण इनका कुल चुंबकीय द्विध्रुव गुण कितना हो जाता है? शून्य। टोटल का देखेंगे तो चुंबकीय द्विध्रुव गुण कितना हो जाएगा? टोटल का 0, क्योंकि सबकी दिशा क्या है? अलग अलग। जब अनुचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, रख दिया, ये क्या है? जब नहीं रखा तब, और ये चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तब। तो परमाणु चुंबक चुंबकीय संरेखित हो जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। देखो हर एक निश्चित दिशा में आ गए, हर एक जब एक निश्चित दिशा में आ गए तब चुंबकीय गुण का मान 0 नहीं है। अब आई का एम का मान 0 नहीं है, ठीक है। क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं? थोड़े चुंबकित हो जाते हैं। ये जो चित्र बता रखा वो कब का है? चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित है। ये जो चित्र बता रखा वो किसका है? चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। अब अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण क्या है? पहला गुण, अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से थोड़े से क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ निम्न चुंबकीय क्षेत्र से किधर जाते हैं? उच्च चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। देखो निम्न, निम्न कहाँ है? तो यहाँ तो उच्च हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया? उच्च हो गया, और यहाँ क्या है? निम्न है। इधर देखो ध्यान से, उच्च निम्न से कहाँ जाएंगे? उच्च। यहाँ निम्न है, यहाँ पे भी निम्न है, और ये किधर जा रहे हैं? उच्च की तरफ जा रहे हैं। तो निम्न से किधर जाते हैं? उच्च की तरफ जाते हैं और विस्थापित हो जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों में से निर्वात की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। फर्स्ट वाले में देखा था एक भी बल रेखाएं नहीं गुजर रही, इस वाले में देखा देखो कुछ बल रेखाएं अंदर से गुजरती है। तो कह सकते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ अपने में से बल रेखाओं को गुजरने देते हैं। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होती है? 1 से अधिक होती है। उसमें कितना था? -1 था। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती? अल्प होती, लेकिन क्या होती? धनात्मक। पहले वाले में क्या था? ऋणात्मक। क्यूरी का ताप, आरबीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्यूरी ताप सिलेबस में नहीं है। आरबीएससी के अकॉर्डिंग ये जो क्यूरी ताप है वो सिलेबस में नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके पास में लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ आते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ। तीसरे प्रकार के पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न तीव्रता से अधिक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से विस्थापित होते हैं, स्पीड से जाएंगे, लो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों के इस गुण को क्या कहते हैं? लो चुंबकत्व। एग्जाम्पल फेरस, कोबाल्ट और निकल, Fe3O4 और Fe2O3। लो चुंबकत्व का कारण डोमेनों का पाया जाना। क्या पाया जाना? डोमेन का पाया जाना। अब इसकी अपन व्याख्या करते हैं। किसकी व्याख्या? लो चुंबकत्व की व्याख्या। लोह चुंबकीय पदार्थों के परमाणु या अणुओं में, किन किन में? परमाणु या अणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बिना जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन। इन पदार्थों में सूक्ष्म क्षेत्र में, इन पदार्थों में सूक्ष्म क्षेत्र में 10⁻11 की कोटि के परमाणु 1 mm² के क्षेत्रफल में मौजूद होते हैं। मतलब अगर आपने 1 mm² का क्षेत्रफल लिया है तो उसके अंदर कितने? 10⁻11 जो सूक्ष्म क्षेत्र है उसके अंदर परमाणु मौजूद रहेंगे। इन क्षेत्र को क्या बोलेंगे? सूक्ष्म क्षेत्र को डोमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। तो कह सकते हैं एक डोमेन के अंदर कितने परमाणु रहेंगे? 10⁻11 परमाणु रहेंगे। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन अनियमित रूप से उपस्थित होते हैं। देखो जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 0 है, मतलब है ही नहीं। तब ये जो डोमेन दिख रहे हैं वो कैसे हैं? वो सारे के सारे अनियमित है। देखो सबका आकार और संरचना कैसे दिख रही? अनियमित दिख रही है, जिससे इनका चुंबकीय द्विध्रुव गुण एक दूसरे को क्या कर देता है? निरस्त कर देता है। और टोटल यहाँ पे आगुण की बात करें तो आगुण कितना मिलेगा अपने को? आगुण मिलेगा अपने को 0। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं? संरेखित। जैसे आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया लेकिन इस बार अल्प चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो थोड़े देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए। लेकिन जब आपने प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाया सारे के सारे देखो एक ही दिशा में आगे डोमेन, तो ये पदार्थ क्या हो जाएंगे? जल्दी चुंबक बन जाएंगे। लोह चुंबकीय पदार्थों के गुण क्या है साहब? लोह चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रबलता से क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से क्या होते हैं? विस्थापित होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों में निर्वात की तो बल रेखा क्या होगी? ज्यादा गुजरेगी। पहले वाले में एक भी नहीं गुजरी, दूसरे वाले में थोड़ी गुजरी, तीसरे वाले में सबसे ज्यादा। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होती है? 1 से अधिक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? बहुत अधिक होती है, धनात्मक होती है,
क्यूरी वाइस का नियम सिलेबस में नहीं है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सिलेबस में नहीं है। बात करते हैं अपन आगे की तो टॉपिक की। विद्युत चुंबकत्व किसे, विद्युत चुंबक क्या है ना, क्या समझ रहे हैं अपन, विद्युत चुंबक ऐसी चुंबक जिसमें आवश्यकता पड़ने पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, क्या कहलाती, विद्युत चुंबक। मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर सकते हैं अपन, बढ़ा सकते हैं। विद्युत चुंबक के लिए ऐसे लोह चुंबकीय पदार्थों का उपयोग में लेते हैं जो अल्प धारा से अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके, और धारा बंद करने पर तुरंत चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाए उनका, जीरो। मतलब बटन ऑन किया चुंबक बन गया, बटन ऑफ किया चुंबक हट गया। विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त पदार्थ की विशेषताएं, अधिक धारणशीलता होनी चाहिए, कम निग्राहिता होनी चाहिए, कम शिथिल्य हास्य होना चाहिए, अधिक चुंबकीय पारगम्यता होनी चाहिए। विद्युत चुंबक बनाने के उपयोग क्या है, टेलीफोन के अंदर उपयोग होता है, विद्युत घंटी में इसका उपयोग होता है, विद्युत मोटर में होता है, डायनेमो में होता है, तार के संचार में इसका उपयोग होता है, किसका, विद्युत चुंबक का। अभी दो प्रकार की चुंबक होती है, स्थायी चुंबक और अस्थायी। तो ऐसी चुंबक जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लंबे समय तक मौजूद रहता है क्या कहलाता है, स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक में प्रयुक्त पदार्थ की विशेषता क्या आती है, उच्च धारणशीलता होनी चाहिए, उच्च निग्राहिता होनी चाहिए, उच्च क्यूरी ताप होना चाहिए, चुंबकीय संतृप्ति उच्च होनी चाहिए। उदाहरण क्या है, एलिनिको और लोह मिश्र धातु, जिसमें आपका आ गया फेरस प्लस कोबाल्ट प्लस निकल। स्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ करते हैं सर, तो स्थायी चुंबक का उपयोग करते हैं धारामापी के अंदर, अमीटर के अंदर, लाउड स्पीकर के अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर। ट्रांसफॉर्मर की क्रोड में प्रयुक्त पदार्थ की विशेषताएं, पारगम्यता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, चुंबकशीलता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, शिथिल्यांश क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर क्रोड में मिश्र धातु परमेलो या म्यू मेटल की बनाई जाती है, ये चीज का भी अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अपन ने पूरा आपका 5वां लेसन अपन ने कवर किया है। इस वीडियो में अपन ने कुछ आधा पार्ट कवर किया है, आधा पार्ट अपन ने पहले वाले वीडियो में कवर किया है। धन्यवाद।